नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआई न्यूज़ और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पहला सेशन अब से कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ है। इस सेशन में क्या कुछ खास रहा, ये हम तमाम अतिथियों से जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ संजीव टंडन जी मौजूद हैं, नाइजीरिया से आए हैं। उनसे हम जानते हैं कि पहले सेशन में जो उन्होंने उम्मीदें लगाई थी उसके हिसाब से कितना खरा उतरा है सेशन। सर, जयशंकर जी ने अपनी बात रखी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी है, खास तौर पर केंद्रीय मंत्री, और ये पूरा जो हमने देखा कि एक सिनेरियो देखे पहले सेशन का, उसमें युवाओं पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, भारत की विश्व में भूमिका पर बात की गई है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और 17th प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ग्रैंड है। जो स्वागत ढोल बजा के किया गया जोश के साथ, उस पर मुझे एमपी वाला होने में गर्व है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, जबलपुर को बिलोंग करता हूँ, बट नाइजीरिया में पिछले 26 साल से हूँ। और बहुत सुंदर, बहुत वार्म वेलकम दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और उन्हें इंदौर की जो छवि दिखाई है वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि 56 दुकानें और सराफा जाऊँ। नाउ अबाउट द जयशंकर जी, हमें गर्व है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने युवाओं को एक नया दिशा देने के लिए ललकारा है और बहुत जोश के साथ युवाओं को निमंत्रण दिया है कि भारत को एक नए स्तर पर, विश्व में नए स्तर पर ले जाने के लिए करें। सर, मैं क्षमा पूर्वक आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। महिला अतिथि हमारे साथ मौजूद है और लेडीज़ फर्स्ट 2 मिनट में उनसे चर्चा करना चाहूँगा। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं कतर से हूँ, मेरा नाम एलिजाबेथ है जी। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। इंदौर में पहली बार आई हूँ और ये प्रवासी भारतीय दिवस का भी इवेंट में पहली बार अटेंड कर रही हूँ। और ये बड़ी गर्व की बात है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश टूरिज्म ने एग्जीक्यूट करवाया है। एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन एज वेल एज फॉर द एंटायर कंट्री ऑल ओवर द ग्लोब। मैम, एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि वेल बिगिन इज़ लाइक अ हाफ डन। ये पहला सेशन था, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है। उससे कितना बेहतर इस आयोजन को हम भविष्य के निर्माण के तौर पर देख सकते हैं? और मुझे तो लग रहा है कि ये इस तरह का इंस्पिरेशन जो आज पहली बार हुआ है इंदौर में, और भी किया जाए, ईच स्टेट में किया जाए, और जितने भी नागरिक ऑल ओवर ग्लोब में सेटल्ड हैं उनको इंस्पायर किया जाए टू कम एंड अटेंड, बिकॉज एंड ऑफ द डे सारे इंडियंस ओवरसीज सेटल्ड, देयर रूट्स आर बेस्ड इन इंडिया। सो इट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस टू एडवर्टाइज इन आउटसाइड कंट्री कि इंडिया इतना कुछ कर रहा है हमारी प्रवासी के लिए, दैट इट जस्ट पुल्स अस बैक। बेहतर भविष्य के निर्माण में महिलाओं की भूमिका? महिलाएं अभी चांद में पहुंच गई है Absolutely. तो महिलाएं तो अभी उनको बस अब कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता, और आपको 56 और सराफा जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर निवेदन किया है कि जो आए आप होकर आए कि नहीं। हम बिल्कुल, आज हमारी वहाँ की ट्रिप है और हम 56 और सराफा दोनों जगह में मैं पहली बार जा रही हूँ। और मुझे बताया गया कि वहाँ के जो व्यंजन हैं बहुत ही डिलीशियस है, और इंदौरियंस आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ फूड। एंड वो हमारी कतर डेलीगेट्स के साथ में आई एक्सपीरियंस्ड इट येस्टरडे एंड आई एक्सपीरियंस्ड टुडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड इट वाज रियली अमेजिंग एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड। तो खान पान के शौकीनों का शहर है, उसके साथ साथ आतिथ्य परंपरा में भी शहर ने कितना मान बढ़ाया है, उस पर क्या? बहुत अच्छे से मान बढ़ाया है, क्योंकि एयरपोर्ट से ही आते के साथ साथ पूरी वरमाला और गार्लैंड के साथ में हमारा वेलकम किया गया था, और इट वाज रियली अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजू सर, वापस आप तक आता हूँ, आपको बीच में रोक दिया था, उसके लिए पहली बात धन्यवाद भी जो आपने हमारी बात का मान रखा। सर, युवाओं की यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात हुई है कि दुनिया में भारतीय जो युवा हैं वो अब अपनी जो छाप छोड़ रहे हैं, ठोस कदम के साथ छोड़ रहे हैं, वो भारत के भविष्य को लेकर पूरे दुनिया में अग्रणी बनाने के तरफ कितना ज़्यादा हम आगे तेज़ी से रफ्तार के साथ। मैं बता सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तानी युवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि हर कंट्री में, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ में भारतीय युवा नेतृत्व प्रदान एक और अच्छी बात है कि हमारे स्टेट के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं और आपकी बात सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये अतिथियों का स्वागत करते हुए ओम प्रकाश सकलेचा जी। सर, लाइव के साथ साथ भी फोटो मैं आपसे चर्चा भी करना चाहूँगा। सर, एक मिनट। सर, पहला सेशन बहुत बेहतर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? Growing Madhya Pradesh, growing India, and the relationship with the blood is the key word which has been given by the Prime Minister, and you can see lively. Okay, everyone is so friendly. You have seen that we are meeting each other, and this will give
a new hype to all the Indians throughout the world, and they will grow. सर हम देखें कि अब मध्य प्रदेश के संसाधनों की चर्चा होने लगी है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा होने लगी है, यहाँ के एनवायरनमेंट की बात होने लगी है, और उसका उदाहरण है कि अब बाघ की बजाय हम चीते की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तमाम जो यहाँ अतिथि आए हुए हैं उन्हें कितना ज़्यादा आकर्षित करने वाली है, और भविष्य में यदि हम बात करें तो ये कार्यक्रम कितनी एक मजबूत नींव साबित होने। देखिए, it took 15 years to develop the state. किसी ज़माने में बीमारू राज्य होता था, आज प्रदेश सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट आल्सो इन इंडस्ट्री, एंड दैट इज रियल अचीवमेंट ऑफ द आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी, एंड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि आज हमारे को ऐसे दुनिया के सबसे बड़े नेता ऑनरेबल मोदी जी का डायरेक्शन से इस चीज़ को ग्रो करने का और बेहतर अवसर मिल रहा है। सर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा माइक्रो लेवल की प्लानिंग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन किया गया है। तमाम जो अतिथि आए हैं उनके सामने उनकी व्यवस्थाओं से जुड़े कई अलग अलग नवाचार किए गए हैं। लोगों को घरों में रुकाने की व्यवस्था की गई है, होटल के साथ यूटिलिटी या अन्य सुविधाओं को बहुत बेहतर तरीके से उसमें इजाफा किया गया है, पूरे शहर को भी तैयार किया गया है। ये जो एक मैसेज गया है इंदौर से, ये पूरे देश में कितना मायने रखेगा? देखिए, बात तो वही है, लाइन तो वही आ गई, ब्लड रिलेशन मतलब घर में रुकना, जो जयशंकर जी ने कहा, जो बात घर में रुकना, प्राइम मिनिस्टर का वाक्य वो जो जयशंकर जी ने यहाँ दोहराया, हमारे यूथ मिनिस्टर ने भी दोहराया, और मुख्यमंत्री जी ने उसको जमीन पे उतारा। अंतर है, उन्होंने दोहराया जो किया वो करके दिखाया। और आप खुद देखिए, ए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो शायद महीने में 15 दिन दुनिया को घूमते हैं, वो कल जाके इंदौर के कौन सा छप्पन और सराफा में घूम के आए। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द गुडविल ऑफ द मध्य प्रदेश इज ग्रोइंग, हाउ दिस 56 दुकान आर बीइंग मार्केटेड। इट इज नॉट मार्केटिंग, इट्स अ ग्रेट होस्ट पोजीशन, so that's good, and we will be seeing in next 3 days lot many new things. बाकी सब एक पूरा अगर हम सिनेरियो आज पहले सेशन का निकाले तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि एक पहले सेशन से जो एक ठोस मसौदा निकल कर आएगा, कि एक मंथन के बाद जो अमृत निकल कर आएगा, उसमें सफलता दिख रही है 100%. I'm 101% confident because we are talking on startup, we are talking on technology, we are talking on different kind of textile trade. So all those would be continuing today in the second half of the part. सर हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि पूरे 3 दिनों तक आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, हम पूरी जानकारी लेंगे। सर आप भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, सर पहला सेशन कैसा रहा और कहाँ से आए आप? जी सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदौर के लोगों का और जो डेलीगेट्स हैं उनका। बेसिकली मैं जो है ओमान से आया हूँ और मैं ओमान में 18 साल से रह रहा हूँ जी। और हम तो फिजिकली रहते हैं इंडिया से बाहर, लेकिन जो हमारा जो दिल जो है वो तो इंडिया में ही बसता है, और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। और रही बात सेशन की, तो बहुत ही बेहतरीन सेशन था और बहुत ही एनर्जी है, बहुत वाइब है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि एक फेस्टिवल है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और आप सेलिब्रिटी, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रिटी भी हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त अभिनंदन हुआ है और काफ़ी एनर्जी है लोगों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग जुड़ रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ऐसे होते रहना चाहिए। आने वाले भविष्य में भी ऐसे प्लेटफॉर्म बनते रहें, होते रहें, तो एक बहुत बड़ा इंडिया से बाहर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। थैंक यू विजय सर, बाहर के लिए हेल्प हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। थोड़ी सी अंदर की तस्वीरें भी हम बताना चाहेंगे कि आखिर अंदर जहां पर ये पूरा आयोजन संचालित किया जा रहा है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तमाम जो अतिथि यहां पर आए हैं हमने उनसे बात की, और देखिए पहले सेशन पर सभी की निगाहें थी क्योंकि एस जयशंकर जी का भी यहाँ उद्बोधन होना था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी उद्बोधन होना था, और जो बातें यहाँ पर की गई है वो निश्चित तौर पर एक आने वाले समय के लिए बहुत ही सुखद संकेत लेकर भी आई है। और ये तस्वीरें हैं हम आपको बता रहे हैं सीधी कार्यक्रम स्थल की। अब से कुछ देर पहले यहीं पर पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, पहला सेशन आयोजित हुआ था, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम लोग आपको बता रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर Ladies and gentlemen, as you know, in this और session, we'll have a panel discussion, and
we'll have our panelists. हम कुछ डेलीगेट्स से भी बात करना चाहेंगे। मीनाक्षी लेखी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि पहले सेशन को लेकर जो मंथन निकला है, उसके बाद जो तमाम समग्र विचार यहाँ पर सामने आए हैं, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हम सीधी हम आगे इसमें और क्या क्या होने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मीनाक्षी लेखी जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें हम लोग आपको बता रहे हैं सीधे कि किस तरह से डेलीगेट से और कुछ बात करना चाहते हैं यहाँ पर कुछ डेलीगेट्स हमसे। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, प्रियंका बिस्सा, और मैं NSS प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ। और हमें प्रवासी भारतीय दिवस में इसीलिए बुलाया गया है ताकि हम यहाँ पे जो युवा शक्ति है उसको सबसे ज़्यादा युवा शक्ति पे बात। हाँ, युवा शक्ति पे बात हो रही है क्योंकि आने वाला समय और वर्तमान भी युवाओं के हाथों में है। तो हम अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं और विश्व में शांति के साथ साथ विकास कैसे कर सकते हैं, इस बात पर, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो उसमें कुछ मेरे भी मुद्दे होंगे और मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि हमने बदलाव की बात करी और कैसे प्रगति पे बात कर रहे हैं, बट साथ में हम पर्यावरण को साथ में कैसे बचाव करते हुए आगे चलेंगे, इन मुद्दों पे हम आगे प्लेनरी सेशन में। लेकिन अगर युवाओं की इतनी बात होती है तो जहाँ शक्ति होती है वहाँ दायित्व और कर्तव्य भी अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये भी आप लोगों की अब जवाबदारी कि उसे कैसे आगे लिया जाए, कितना तैयार है युवा? जी ज़रूर, एक युवा के अंदर जो जोश रहता है वो बहुत तैयार होता है और उसी को सही दिशा देने के लिए शायद हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी उपस्थित होंगे। उसी को दिशा देने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं, हमारे खेल मंत्रालय से हैं और अन्य मंत्रालय से जो लोग हैं वो हमें दिशा निर्देश कर रहे हैं और शक्ति को कैसे सही दिशा में लेकर आएंगे वो शायद वो बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से तस्वीरें हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे। और ये मुरलीधर जी हैं, विदेश राज्य मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे, फिलहाल वो चर्चारत हैं मीडिया से और हम उनसे भी प्रयास करेंगे। और तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं हम उनसे चर्चा करते हैं। सर सीधा प्रसारण है सर, 2 मिनट का समय आपसे लेना चाहेंगे। और विदेश राज्य मंत्री यहाँ पर मुरलीधर जी हमारे साथ होंगे। सर सीधा प्रसारण है, 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए सर। पहले सेशन में कितना सत्र शुरू होने के बाद सर सिर्फ एक क्वेश्चन है सर, ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए क्योंकि दूसरा सत्र यहाँ पर शुरू होने वाला है। तमाम लोग अपनी कुछ जानकारियाँ भी यहाँ पर लेकर आए हैं, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से। दूसरा सत्र यहाँ पर शुरू होने वाला है और विदेश राज्य मंत्री यहाँ पर मुरलीधर राव जी, आप देखिए तमाम डेलीगेट से वो मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात हो रही है। और अब दूसरा चूँकि सत्र चालू हो रहा है, उन्हें दूसरे सत्र में शामिल होना है। हालांकि फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे चर्चा अगर हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। सर 1 मिनट का समय आपका लेना चाहूँगा। सर दूसरे सत्र में क्या कुछ होने वाला, खास सिर्फ दूसरे सत्र को लेकर? नहीं, अभी इस सत्र में जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस के कन्वेंशन में युवाओं का जो ताकत है, उस ताकत के बारे में अलग अलग कई विषय है, उसके कई पहलू है, वो सारे डिस्कस हो। यानी युवा वायु बनने वाले। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कीमती वक्त में से अपने हमें समय दिया। और युवाओं के ऊपर एक बार फिर यहाँ पर चर्चा होनी है। समग्र जो तमाम विचार यहाँ पर युवाओं को लेकर व्यक्त किए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर मंत्री जो कि मध्य प्रदेश सरकार के हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनसे हमने चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की है मुरलीधर राव जो कि विदेश राज्य मंत्री है। उन्होंने कहा सेकंड सेशन क्योंकि उनका उसमें मुख्य भूमिका में है, उन्होंने बताया कि युवाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर वो यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण सावंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी से भी जुड़ूंगा, लेकिन हम थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि वहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। और यहाँ अब हम प्रवीण सावंत जो लगातार सक्रियता के साथ सब चीज़ कवर कर रहे हैं। प्रवीण जी, पहले सेशन की बात करते हैं फिर दूसरे की करते हैं। पहला सेशन जो चाह रहे थे लगभग वैसे ही चेहरों पर उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उद्घाटन सत्र था और वो गरिमामय जिस आयोजन की गरिमा होती उस गरिमा के तहत उद्घाटन सत्र हुआ है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों का वेलकम किया है वे भी अभिभूत है। आपने देखा कि कल रात को भी डिनर के दौरान उन्होंने जिस तरीके से उनकी आवभगत की थी और आज भी उन्होंने
उनको ब्रांड एम्बेसडर बताया कि वे जो है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद जो है वो जो केंद्रीय मंत्री हैं यूथ अफेयर्स के, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत ने वो कुछ कर दिखाया है जो कई देश नहीं कर पाए। उन्होंने आपदा को अवसर बताते हुए उसका उदाहरण दिया कि महामारी के दौरान जहां पूरा विश्व जूझ रहा था, वहीं 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर भारत ने जो है वो एक अनोखा काम किया है, अनूठा काम किया है। इस तरह का जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि उसके देशवासी कहीं भी रहे, किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करें, लेकिन भारत हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, जब वो अपनी दूसरे देश में स्पीच देते हैं तो वो स्पीच की शुरुआत इस बात से करते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों। तो जब वो वहाँ बात करते हैं तो वो वहाँ के रहने वालों को भी अपना मानते हैं, भले ही वो वर्षों से बाहर रह रहे हों, दूसरे देश में रह रहे हों। लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने यूथ, क्योंकि वो खेल एवं युवक कल्याण मंत्री हैं, यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं, तो वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी वो ये बताता है कि भारत सरकार युवाओं को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है। हमने देखा कि कई ऐसे प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो बनाए गए हैं युवाओं के लिए। तो वो वैसे ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो डायस्पोरा के प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी ये बनाए जाएंगे। जयशंकर जी ने आप देखा ही कि प्रवीण जी वही जयशंकर जी की बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले उनका एक जो मैसेज दिया है और खून के रिश्ते का जो शब्द का इस्तेमाल किया, एक पंच लाइन बन गई है खून का रिश्ता। ये भावनात्मक रूप से अप्रवासी अतिथियों के सामने कितनी अपील करने वाली है लगाव की, जुड़ाव की, आत्मीय प्रेम की। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि इससे पहले ये 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले कई प्रवासी सम्मेलन अटेंड कर चुके होंगे, उन्हें उस तरह की आत्मीयता या अपनापन कभी कहीं नज़र नहीं आया होगा जो अपनापन और आत्मीयता इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में नज़र आई। ऐसा नहीं है कि इंदौर ने कोई अनूठा किया है, लेकिन इंदौर की अपनी एक पहचान है। इंदौर की एक वो देवी अहिल्याबाई की नगरी है और वो हर किसी के लिए इंदौरी खड़ा होता है। और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी तरह की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पलक पावड़े बिछाकर इन प्रवासी भारतीयों का जो है वो स्वागत सत्कार किया है। तो वो जो अभी अनुभूति उन्हें हो रही है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि पूर्व में जो प्रवासी सम्मेलन हुए हैं उनमें उसका कोई उनको उतना उत्साह, उतना उमंग या उतना गर्मजोशी से स्वागत उनका नहीं हुआ होगा। प्रवीण जी, जयशंकर जी की हम जो बातें उन्होंने कही है, अगर उस पर हम थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करें तो एक उन्होंने बात कही कि हम हमारे संसाधनों का उपयोग करना सीख गए हैं, हमारे मेन पावर का उपयोग करना सीख गए हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा का उपयोग करना सीख गए हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात उन्होंने जो केंद्रित करी है वो भारतीय युवाओं पे कही है कि अब दुनिया भर में भारतीय युवा फैले हुए हैं और आलम यह है कि कई स्थानों पर अगर काम होता है तो वहाँ भारतीयों के दम पर ही होता है, उनकी अनुपस्थिति के बगैर वो काम संभव नहीं। बिल्कुल, ये 1:6 का रेशियो जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा है अपने भाषण में कि 1:6 का पूरे विश्व में अगर कहीं है तो वो हर छठा जो भारतीय वो विश्व में कहीं ना कहीं मौजूद है, उसकी प्रेजेंस है। तो ये दर्शाता है भारत की और वो युवा शक्ति की ताकत दर्शाता है कि भारतीय युवा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने भाषण में लगातार कहते आ रहे हैं कि बिना भारतीयों के विश्व के कई देश जो है वो चल भी नहीं सकते। अनुराग ठाकुर ने अपनी बात में जिक्र किया कि सिर्फ उद्योग या स्टार्टअप या विज्ञान इन्हीं में ही भारतीय नहीं बल्कि राजनीति में भी भारतीयों ने अपना परचम लहराया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूके के प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने कई नामों का मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया है जो भारतीय मूल के हैं और विदेशों में जाकर हम पदों पर हैं। कई है इस तरह के। वो उन्होंने यही कहा कि हम सिर्फ उद्योग में नहीं, खेल में नहीं, कई और में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी और दूसरे देश में जाकर अपने आप को स्थापित करना ये भारतीयों की कला है। और जो भारतीयों की मेहनत और ईमानदारी है वो पूरे विश्व में जो है उसको लेकर भारतीयों को पसंद इसीलिए किया जाता है कि
मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो वो एक हमारी यूएसपी है जो पूरा विश्व पसंद करता है। ये यूएसपी युवा और इसका उल्टा कर दो तो वायु है, और उसको हम समझ सकते हैं पहले सेशन और उसके बाद अब दूसरे सेशन की स्टार्टिंग से पहले, क्योंकि वो पूरी तरीके से युवाओं पर केंद्रित है। तो ये जो फोकस है युवाओं पे और उसी पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा लाजमी भी बनता है प्रवीण जी, कि युवा अब कैसे देश की दशा दिशा तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए अग्रणी है। वो इस अब तक के जो कार्यक्रम की रूपरेखा हमने देखी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये स्तंभ बनने वाले हैं। बिल्कुल बनेंगे अभिषेक, क्योंकि आज जो अभी यूथ बैठा है मंच पर, वो जो चर्चा कर रहा है, यहाँ से जो चर्चा का निष्कर्ष निकलेगा उसके कुछ बिंदु रिपोर्ट्स में शामिल होंगे, उनके आधार पर रिपोर्ट्स बनेंगी। और प्रवासी भारतीयों के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है, युवाओं के लिए क्या कर सकती है, इस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं इस मंथन के बाद जो निकलेगा, अमृत निकलेगा, उस अमृत की जो है बूंदें पूरे विश्व भर में फैले। अनिल भी हैं, डॉक्टर अनिल ने मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ एमजीएम मेडिकल कॉलेज। सर अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जयशंकर जी ने भी एक जो स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे की मजबूती का जिक्र किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही सही कहा मिस्टर जयशंकर जी ने। अपने को हेल्थ स्ट्रक्चर में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। डॉक्टर और मरीज एक दूसरे के प्रति अपना फ़र्ज समझना चाहिए उन्हें, और बेसिक रूट से अपने को मेडिकल काउंसिल और इनका पूरा चेंज करके एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे पूरा मेडिकल हेल्थ स्वास्थ्य प्राइवेट कम्युनिटी इन द जंगल इन द कम्युनिटी सेक्टर गांव वगैरह में भी इनका ठीक से कंट्रोल हो सके। मैंने यहाँ पर बाहर जाने के पहले मैंने 10 साल मैंने सरकारी नौकरी की है मध्य प्रदेश में, और मैं असिस्टेंट सर्जन रहा हूँ, और मैं बस्तर से लेकर बहुत छोटी छोटी जगह में भी रहा हूँ। तो और वहाँ काम करने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क मालूम होता है। तो इनको मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वापस आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन कुछ और अतिथि हैं जिनसे हमें चर्चा करना है, लेकिन आपने आपका समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आपकी भी जो सेवा है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए लाभप्रद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो स्वास्थ्य से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, और ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके साथ साथ अंदर का जो एक हॉल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस दूसरे सत्र के शुरुआत की तैयारी हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर हम दोहराएंगे कि पहला सेशन जो कहीं ना कहीं था, जिसमें अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी, युवाओं पर केंद्रित थी, देश के भविष्य के निर्माण से जुड़ी बात उन्होंने कही है। और उसके बाद में हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से बताया। साथ ही साथ ये भी बताने में उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज में उन्होंने बताया कि आखिर भारत क्यों आगे है, और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उस समय उसकी संरचना कर दी थी जब विज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता था। तो ये एक आधारभूत जो चर्चा यहाँ पर की है, पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको बताया। एस जयशंकर ने यहाँ महत्वपूर्ण बात की, और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल इस आयोजन में शरीक होने आएंगे उससे पहले उन्होंने जो पीएम का एक खास संदेश था, जिसमें उन्होंने प्रवासी भारतीयों को खून के रिश्ते के तौर पर जोड़कर बताया है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम था, एक संदेश था। तो कुल मिलाकर जो पहला सेशन रहा है उसमें युवाओं पर चर्चा की गई है, उसमें जो संसाधन हैं जिसके आधार पर भारत आज दुनिया में अपनी एक ख़ास अमिट छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उस पर चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ इंदौर, क्योंकि इंदौर में ये पूरा आयोजन हो रहा है, मेज़बान की भूमिका में है शहर, तो इंदौर में जो स्वागत सत्कार की परंपराओं का निर्वहन किया गया है उस पर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात की है। और साथ ही साथ जितने भी आगंतुक अतिथि हैं उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि सराफा और 56 दुकान पर जाकर जायके का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। तो देखिए ये एक परंपरा है स्वागत की, और इसीलिए अतिथि देवो भव कहा जाता है, यानी देवता के तुल्य होते हैं अतिथि, और उनका स्वागत और सम्मान देवताओं के तुल्य ही करना चाहिए। तो ये परंपरा के निर्वहन जिस तरह से इंदौर कर रहा है, और जो पहला सेशन हुआ उसमें हम लोग देखें कि 1.5-2 महीने की जो पूरी तैयारियां की गई थी, आज जब उसके परिणाम आने लगे हैं शुरुआती सत्र में ही, तो ये निश्चित तौर पर इस शहर के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम जो इस आयोजन से जुड़े किरदार थे जिन्होंने पूरी तैयारियों को अमली जामा पहनाया था, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हम लगातार आपको बता रहे हैं
रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल वो चर्चारत हैं। हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब जो दूसरा सेशन यहाँ पर चालू होने वाला है, जिसमें तमाम वरिष्ठ जन, तमाम हस्तियाँ और ख़ासतौर पर युवा अपने जो विचार हैं उस पर अपनी बात रखने वाली हैं, जिस पर पूरी एक रिपोर्ट भी तैयार होने वाली है, वो युवाओं पर केंद्रित रहने वाली है, यानी युवाओं की भूमिका। क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम अतिथियों ने अपनी बात की, उसमें युवाओं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और इस बात को सीधे तौर पर कहा गया कि आज भारत का युवा दुनिया में अपनी उपलब्धियों का डंका बजा रहा है। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय युवाओं के काम के बगैर कहीं ना कहीं नहीं हो सकते हैं। तब तक तस्वीरें आप लोग देखिए ब्रिलियंट के बाहर की, क्योंकि दूसरा सेशन चालू होने वाला है। यहाँ की ये चहल पहल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम अतिथि हैं अब वो एक बार फिर से दूसरे सेशन के लिए अंदर जा रहे हैं। हालांकि दूसरा सेशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, स्वागत है डिजियाना न्यूज़ में आपका। मैम, पहले सेशन में हमने बात की, युवाओं पर केंद्रित रहा, रिसोर्सेज पर केंद्रित रहा, और ख़ास तौर पर जयशंकर जी ने जो खून के रिश्ते वाली पैगाम यहाँ पर मोदी जी की तरफ से दिया है, वो कितनी ज़्यादा अपील कर रहा है, आत्मीय अपील कर रहा है? प्रधानमंत्री जी ये बात कई बार कह चुके कि हमारा जो प्रवासी भारतीयों से रिश्ता है वो पासपोर्ट का रिश्ता नहीं है, बल्कि वो खून का रिश्ता है। और आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने भी उसी बात को प्रधानमंत्री जी का संदेश यहाँ पहुँचाया। तो ये तो संदेश भारत की ओर से सभी प्रवासी भारतीयों के प्रति जो मत है वो हम सबका है। और दूसरा, आपको ये बात समझनी होगी कि ये दिल का रिश्ता जो है वो दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। तो जो भारतीय हैं उनका प्रेम उन लोगों के प्रति जो देश छोड़ के दूसरे देशों में रह रहे हैं, एडॉप्टेड कंट्रीज़ में है, लेकिन उनके प्रति भारतीयों का, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, वही स्नेह है। उसी प्रकार से उनका भी भारत के प्रति वही स्नेह है जो भारतीयों का उनके प्रति है। तो वो जो कहते हैं कि दिल का टुकड़ा वाली बात है कि वो हमारे दिल के टुकड़े हैं, हम उनके दिल के टुकड़े हैं। तो अभी G20 की अध्यक्षता है और मिलजुल कर प्रवासी भारतीय दिवस में जो प्रवासी भारतीय हैं उन 20 देशों के अलावा जो आमंत्रित अन्य देश हैं वहाँ रहने वाले हैं, चाहे वो इनोवेशन का विषय हो, चाहे उनका योगदान उन देशों में हो, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से लेकर मेक इन इंडिया का विषय हो, सब बहुत बड़ा योगदान भारत को दे सकते हैं। और उसका एक टाउन हॉल भी होगा, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी होगी। और भारत हमेशा जाना जाता है अपनी सॉफ्ट पावर के लिए, अपनी क्षमता और शक्ति के लिए, और वही क्षमता और शक्ति जो है वो कल्चरल वैल्यू सिस्टम और हमारी सभ्यता संस्कृति के ऊपर गौरवान्वित होने का विषय, और हम अपनी धरोहर को विदेशों में लापता होने के कारण उनको वापस भारत में लाने का विषय हो। तो सब मिलजुल कर काम होगा तो अच्छा। एक ये निचोड़ भी हम निकाल सकते हैं कि जो हमारी संपदा है, जो हमारी एसेट्स है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, और उसके साथ साथ जो हमारी आर्थिक प्रगति या उन्नति के आधार युवा की हम बात करें या फिर तमाम लोगों की बात करें जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक बात तो इतनी निकल कर सामने आ रही है कि ये चीज़ अब हमारी USP बनती जा रही है जो किसी अन्य देश में नहीं। USP से ज़्यादा मैं उसको और थोड़ा हट के कहना मैं कहूँगी कि वो हमारी USP से हटकर वो हम हैं। हाँ। मतलब वो हमारा आधारभूत है, भारतीय ऐसे ही है। हाँ, आध्यात्म मैं 3-4 चीज़ें मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा। परिश्रम, अथक परिश्रम और प्रेयर, प्रार्थना, ये हम सबका अंतरात्मा है। ये भारतीय की पहचान है, ये हमारा अस्तित्व है। तो ये कोई USP नहीं है, ये अस्तित्व है। कभी नहीं समाप्त होने वाला अस्तित्व, कभी नहीं समाप्त होने वाला अनंत का अस्तित्व है। क्योंकि भारतीय आज से 5000 साल पहले भी ऐसे ही जीते थे, 5000 साल भी ऐसे ही जीते हैं, और उनकी मान्यताएं और परंपराओं में कुछ बहुत अंतर आ गया ऐसा भी नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा विकास के नाम पर जो भी कुछ हुआ, कुछ सही कुछ गलत, उनको एडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो मूल मान्यता है वो भारतीय ऐसे ही है। और हम हज़ारों साल से
उन्हीं परंपराओं को जीवित रखते हुए आज तक जी रहे हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने यहाँ पर देखी है कि जो तमाम डेलीगेट्स आए उनसे चर्चा की है कि भारत के साथ ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी परंपराओं के साथ एक समानांतर आधुनिक युग के साथ चलने में भी सक्षम है। आज डिजिटल पेमेंट की भी यहाँ पर बात हुई थी कि आज विश्व भर में 40% डिजिटल पेमेंट का हिस्सेदारी भारत की है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अस्तित्व के साथ साथ हम कदम ताल भी करने में सक्षम हैं। देखिए, वही हमारी खूबी है कि हम किस रूढ़िवादी नहीं है। हाँ। हम अपनी परंपराओं में भरोसा रखते हैं, लेकिन हम फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं। तो उसको समय अनुसार आने वाले युग के हिसाब से बदलना, उसमें सहज भाव रखना। जैसे भारत का संविधान है ना कि कोर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से भारतीय मूल का जो कोर है वो नहीं बदलता, लेकिन आप आवरण बदलते रहते हैं, रोज नए फैशन का ड्रेस पहनते हैं। तो वो वही हमारी पहचान है। और इसी पहचान के साथ इंदौर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि न सिर्फ अब ये वाला आयोजन, इसके बाद ग्लोबल समिट, खेलो इंडिया, फिर G20, इनकी मेज़बानी करने वाला ये शहर। मैं तो सारे इंदौरियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए, मैं इंदौर पहले भी आई हूँ और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वो उस पर भी गौरवान्वित महसूस करती हूँ। ख़ास तौर पे क्योंकि दिल्ली से आती हूँ तो कहीं थोड़ा सा दर्द भी लेके आती हूँ कि काश दिल्ली भी ऐसी होती। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने जो देश के लिए, दुनिया के लिए उदाहरण स्थापित किया सब इंदौरियों ने, और अपना दिल खोल दिया सबके लिए, उसके लिए आप सब के प्रति आभार और धन्यवाद। आपके प्रति भी हम आभारी हैं। आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो यहाँ DGNA न्यूज़ के हेड अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला सेशन सक्सेसफुल रहा और जो उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो एक ठोस आधार यहाँ पर तैयार हो, वो दिखाई दे रहा है। देखिए, पहला सत्र जो है आज, चूँकि युवा प्रवासी पे समर्पित आज का दिन है पूरा, पहला सत्र बहुत ही फ्रूटफुल रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत साफ कहा कि वर्तमान में जिस दौर में भारत है उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो युवाओं को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और उनका कहना है कि युवा भारत विश्व भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जो डायस्पोरा है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दूसरा जो मेन फीचर रहा कि आज जिसको कि जयशंकर ने आज फोकस किया अपने भाषण में, वो बहुत ही इंदौर के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने प्रवासी भारतीय थे, खासकर जो यूथ थे, उनसे कहा कि आपने एयरपोर्ट से लेकर इस आयोजन स्थल तक इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस रूप में डेवलप होते देखा है, वो प्रधानमंत्री के गति शक्ति मिशन का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि देखिए आप गति शक्ति मिशन को प्रधानमंत्री किस शिद्दत के साथ अंजाम देने में लगे हुए हैं। उसका एक रूप आपको इंदौर में जिस तरीके से बुनियादी सुविधाओं का ढांचा विकसित हो रहा है उसको देखना चाहिए। तीसरी, आज का जो पूरा ओपनिंग सेशन रहा उसकी खासियत रही कि तीनों अतिथियों ने इंदौर की स्वच्छता को लेकर बहुत प्रमुखता से बात कही। उन्होंने कहा है कि इंदौर की स्वच्छता, इंदौर के खान पान, उसको बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया। और उन्होंने इसमें इंदौर की जनता को भी धन्यवाद दिया, इंदौर की जनता की भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि इंदौर की जनता के मन में जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसी के कारण कहीं न कहीं ये नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि आज इंदौर सबसे साफ शहर है, उसकी पूरे विश्व में चर्चा होती है और इसके कारण इंदौर की पूरे विश्व में एक अलग ब्रांडिंग हो रही है। यूथ की भूमिका को हर स्पीकर ने, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या एस जयशंकर, उन्होंने प्रमुखता से रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि जिस दौर में अभी भारत है उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। युवा जो है वो हर सेक्टर में युवा जो हैं वो बहुत अलग अलग भूमिकाओं में है, प्रभावी भूमिकाओं में है और उसका फ़ायदा वो अपने देश को दिला सकते हैं। देश के जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे अमेज़न हो, बहुत सारे उदाहरण अलग अलग स्पीकर्स ने दिए। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय युवा जो हैं वो जिस भूमिका में हैं वो एक भारत का संदेश पूरे विश्व में फैलाने में बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो आज का जो पहला सत्र था, मुझे लगता है कि वो इंदौर के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से और युवाओं के लिहाज से बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। अगले सेशंस अब लगातार चलना है। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। इस सेशन के बाद
करीब 12:30 बजे के आसपास। आज मुख्यमंत्री भी जो हैं वो अलग अलग सत्र में यहाँ रहेंगे। तो एक तरह से मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इंदौर में है। दूसरा है कि इंदौर में इस समिट के लिए, इस 3 दिवसीय प्रवासी सम्मेलन और 2 दिन की जो GIS है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके लिए इंदौर में जिस तरीके से सौंदर्यीकरण हुआ है, साफ सफाई हुई है, इंदौरी जिस अंदाज में लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा ये अपनी स्पीच में कि भाई यहाँ पर लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, लड़ाई हो रही थी लोगों के बीच में कि जो अतिथि आ रहे हैं उनको आप होटल में क्यों रुकवा रहे हैं, उन्हें आप हमारे घर पे रुकवाइए। और जो जहाँ होम स्टे है वहाँ जो आतिथ्य सत्कार है उसने लोगों को अभिभूत कर दिया। आज अलग अलग जगह कंट्रीज़ के डेलीगेशन जो है, जिनमें जो खासकर यूथ आए थे, वो सब आज के कार्यक्रम के इस दौर में यहाँ मौजूद हैं। UAE का एक बड़ा दल आया हुआ है, मॉरिशस का आया हुआ है। अलग अलग देशों से जो यूथ आए हुए हैं उनकी आज के दिन भर के अलग अलग सेशंस में बहुत रुचि है। तो मुझे लगता है कि आज दिन भर का जो डिस्कशन अलग अलग सेशंस में होगा वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल रहेगा और उसके जो परिणाम निकलेंगे वो देश की युवा नीति को, देश के विकास में युवाओं की भूमिका को और विदेशों में जो युवा रह रहे हैं वो किस तरीके से भारत के संदेश को विश्व के अन्य देशों में पहुंचा सकते हैं, उसमें बड़ी अहम भूमिका अदा करेगा। सर, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम में शरीक होने आएंगे, लेकिन उससे पहले एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो आत्मीय लगाव से जुड़ी है। जिस तरह का सत्कार और स्वागत यहाँ का इंदौर की जनता ने किया है उसमें 4 चांद लगाया। उन्होंने ये कहा कि अप्रवासी भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि हमारा खून का रिश्ता है। ये कितना अपील करने वाला है? नहीं, ये वास्तव में ये आप देखिए ना, जो प्रधानमंत्री विश्व भर में जहाँ भी घूम रहे हैं वो हमेशा इस बात को से ही लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो आज कल प्रधानमंत्री इंदौर में है, कल इस 4.5 घंटे रहेंगे और इस का विधिवत उद्घाटन तो जो है वो उन्हीं के माध्यम से होना है। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन तो प्रधानमंत्री ही करेंगे। आज जयशंकर ने जो बात कही कि खून का रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल टच देने का प्रयास है। और चूंकि हम पिछले लगातार कई समय से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो भी विजिट्स हो रही है या प्रधानमंत्री जब भी युवाओं के बीच में रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है आज उसी दिशा में ये प्रयास हुआ है। दूसरा कि आज मुख्यमंत्री ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं से जो अपना पूरा संवाद किया है उसमें उन्होंने इसी लाइन को आगे बढ़ाया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, जो तमाम सेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी उस पर भी हम अरविंद तिवारी जी से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि पहला सेशन पूरा हुआ है, युवाओं पर बात हुई है, रिसोर्सेज पर बात हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने इंदौर की तारीफ की और लगभग सभी वक्ताओं ने इंदौर की मेज़बानी, यहाँ के कल्चर, यहाँ की तासीर की खुले दिल से प्रशंसा की है। तो अब दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन से जुड़ी सभी खबरें, सभी अपडेट्स हम आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और हम डेलीगेट से बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं UK लंदन से हूँ और आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा टाइम निकालता हूँ। मैं आजकल बॉम्बे बेस पे हूँ, सो लंदन एंड मुंबई बोथ। सर, हम बात करें सबसे ज़्यादा यूथ की आज हुई है और आज का लगभग पूरा दिन यूथ को समर्पित है। UK और भारत के युवाओं में एक सोच में, तकनीकी रूप से दक्षता में आप कितना अंतर महसूस करते हैं? Technicalities wise we are quite advanced. We have got lot many education institute, whether you talk about the IITs, IIMs, and thanks to the government as well, the kind of upliftment and the In UK? In India. In India, yeah. So the number of IITs, the number of technology institutions which has grown over the period of time, as well as the collaboration between the Indian universities as well as foreign universities. So I sit as a fellow at the University of London as well and few other universities, so I can talk more about it because I sit as an advisory board in IIT Kanpur too. So the collaboration between these two countries are growing at a rapid pace, but we are far more advanced in terms of the education. What we really need to change the way we educate our young generation, so we need to inculcate more enterprising. We need to create that enterprising environment as well as create that incubation center where people can grow as well as build up ventures rather than just the study. So there are quite a lot of institutions which are focused on that. So we have got one of the largest incubation center in IIT Kanpur, and the kind of companies which has come out of IIT Kanpur, that is great. So we need to replicate this model and get that support from the government, which government is already providing. So in terms of the technical education, we are far better. We need to improve the way we change the curriculum as well. That need to be more relevant. That is more relevant for today and tomorrow. Right? Because what we are still teaching to our kids is like what we were studying 20 years back. That is not relevant anymore.
तो जो आज के लिए ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमें उनको वो सिखाना पड़ेगा जो आज मार्केट में रिक्वायरमेंट है। हमको उनको जॉब रेडी बनाना पड़ेगा। जॉब रेडी बनाने के लिए हमें अपने करिकुलम पे ध्यान देना होगा। इसके अलावा हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ बच्चे अपना मानसिक विकास कर सकें और नए नए वेंचर क्रिएट कर सकें। मैं उसी से पूछ रहा था, जो सुझाव आपने दिए हैं, जो उम्मीदें जताइए, ये इवेंट आपके सुझावों में और आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है? In terms of this event, this is one of the best event that I have attended. Shivaji is known for creating magic. So Shivaji has created that magic, and it is going to leave a memory in people's mind. From the global diaspora perspective, globally, not only in India, globally, people will remember this event. कल हमारे एक मित्र ने कहा कि केवल सड़कों पे इत्र छिड़कना बाकी था, उसके अलावा शिवाजी ने सब कुछ कर दिया। शानदार कॉम्प्लीमेंट दिया सर आपने, ये तो यादगार है और ये निश्चित तौर पर हम भी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो जो मेज़बानी और सत्कार स्वागत की परंपरा है, उसमें सिर्फ इत्र छिड़कना रह गया है, बाकी लगभग पूरी कसर पूरी कर ली है। सर प्लीज़ आइए सर। सर क्या कहना चाहेंगे पहले तो आयोजन को लेकर, और एयर कनेक्टिविटी की बात की हमारे सहयोगी प्रवीण जी ने बताया कि उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर आगे बढ़ना, उपलब्धियों के दौर को प्रगतिशील बनाना है तो एयर कनेक्टिविटी बहुत मायने है। जी, किसी भी जगह को अगर उनको प्रोग्रेस करना है, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, कोई इशू नहीं सर। तो एयर कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप ये देखिए कि मैं आया हूँ यूके से, यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एमपी को क्या लाभ होगा, सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यूके को हम क्या क्या एक्सपोर्ट करेंगे और यूके की कौन कौन सी कंपनी इंडिया में निवेश करेंगी, क्या उन कंपनी के ऑफिसेस हम मध्य प्रदेश में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यूके से फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल सर्विसेज को बुलाएं। मध्य प्रदेश से फार्म प्रोडक्ट्स, मध्य प्रदेश से गारमेंट्स, लेदर, ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो अगर इनपुट ड्यूटी कम हो जाएगी तो वो भी एक काफ़ी फ़ायदा है। अब अगर आप यूके की कंपनीज़ का मध्य प्रदेश में ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आपको एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो दिल्ली या मुंबई पे 12 घंटे वेट करें और फिर वो इंदौर आए। तो हम लोगों ने रिसेंटली, फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश ने, हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है और हमें यूके के 100 बिजनेसेस का सपोर्ट आ गया है जो इस फेवर में है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है माननीय सीएम साहब से कि आप एक ग्राउंड सर्वे करवाएं और आप एक स्पेशल टास्क फोर्स बनवाएं जो उस ग्राउंड सर्वे पे काम करे, जो भी इसके रिजल्ट्स आए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि फ़्लाइट कल चालू हो, लेकिन शुरुआत तो आज करना पड़ेगी कोशिशों की। आप आज अगर सर्वे करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट का रिजल्ट कुछ सालों बाद आएगा। सो दिस इज़ द टाइम फॉर अ ग्राउंड सर्वे। और यूके में काफ़ी बड़ा डायस्पोरा है सेंट्रल इंडिया। अच्छा, बात आती है वाई यूके, बात है वाई यूके। आप अगर लंदन से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप देखा जाए तो पूरे मेनलैंड यूरोप को आप सर्व कर पा रहे हैं। यूएस आप डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं चालू कर पाएंगे, तो वही फ़्लाइट लंदन वाली कल को न्यूयॉर्क से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो इसीलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सर, जितने आपने सुझाव दिए हैं या जो आपको लगता है कि इन ठोस कदमों को उठाया जाए तो हम यूके के साथ बहुत बेहतर तरीके से भारत जो है एक सामंजस्य बिठा सकता है। यह आयोजन आपके सुझावों के लिहाज से, आपके विचारों के लिहाज से, या जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, कितना मायने रखने वाला है और कितनी उम्मीदें भी हैं इससे? जी, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और सुलेमान सर और बाकी सारी टीम को कि प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हो रहा है जी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं बोलूँगा कि हम होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं। तो गेस्ट तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है और आई थिंक अभी तक का शायद वन ऑफ द बेस्ट ये पीवीडी होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और आपने तो बताया कि आप मेहमान भी और मेज़बान भी हैं, तो इसलिए दोहरा स्वागत आपका। अखिलेश राठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। इंदौर टेक्सटाइल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर पहले सत्र को लेकर जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं ठोस हुई? देखिए, इस तरह का आयोजन पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, सभी को मजबूत करता है, इकोनॉमिकली, बॉन्डिंग वाइज। और एक देखिए, पिछले 3 महीने में 200 देशों में हर काउंसलेट ने, हर एम्बेसी ने, हर कमर्शियल अटैची ने सबसे कहा इंदौर चलो, इंदौर चलो। तो इस जो डायस्पोरा है 4 करोड़ लोगों का, उनको ये है कि भाई इंदौर, और जितने लोग यहाँ आए हैं उन सब के दिमाग में इंदौर को लेकर जो इम्प्रेशन जो सरकार ने क्रिएट किया है
और जो व्यवस्थाएं करी हैं और जो फैमिलीज़ ने होस्ट किया है और जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों ने एफ़र्ट किए हैं, ये बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एफ़र्ट है और इसका माइलेज लॉन्ग टर्म में देश को और सभी को मिलेगा। इसी सवाल पे आने वाला था सर कि इन सब चीज़ों का, इस तरह के आयोजन का जो स्थानीय उद्योगपति हैं, जो स्थानीय व्यापार हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अब जब यहाँ का व्यापारी किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे प्रदेश में जाकर बताएगा कि इंदौर में हमारा प्लांट है, तो उसका कितना असर पड़ने वाला है, विश्वास कितना कायम होने वाला है और उसका सीधा सीधा लाभ मध्य प्रदेश, इंदौर और यहाँ के छोटे जिलों को भी मिल सकता है। देखिए, जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे ट्रेड इंडस्ट्री की तरफ से हो, वो हमेशा एक मोमेंटम क्रिएट करता है और उस मोमेंटम में जब लोग आते जाते हैं तो मोमेंटम से कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है इसका बहुत मेजर माइलेज मिलेगा, क्योंकि कई लोगों को ये जो इंडियन डायस्पोरा है उनको मान लो खुद उस काम में नहीं है तो वो कनेक्ट करवा सकते हैं उन लोगों से जो इस तरह के धंधों में इन्वॉल्व हैं। प्लस जब वो यहाँ आते हैं तो आज सबने इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है प्लांट विजिट्स के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए 1-to-1 सेशंस रखे हैं। आप पीछे जाके देखिए जो पूरी एग्जीबिशन बनी है, इट इज़ एन एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन। हम लोग तो दुनिया में इतनी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन। तो आज इन सब चीज़ों से लोगों को देखने में, समझने में फ़ायदा मिलता है और डेफिनेटली इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए। हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि इस पूरे आयोजन में आप जैसे लोगों के विचार बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं सुझावों के साथ। प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, एक बात यहाँ के जो इंदौर से जुड़े व्यापारी भी हैं वो भी अब इस बात को उद्योगपति मानने लगे हैं कि ये जो आयोजन है इसका असर मध्य प्रदेश और खासतौर पर इंदौर की प्रतिष्ठा पर पड़ना है, यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ना है और अब इंदौर का उद्योगपति अगर देश के किसी भी हिस्से में जाएगा तो वो अननोन नहीं रहेगा। बिल्कुल है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि ग्लोबल विलेज के कारण ही ये जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है कि अब हमारे लिए किसी भी देश का व्यक्ति जो है वो अननोन नहीं है। और ख़ासकर जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन का अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी, इंदौर को जब मिली थी, आज से 6 महीने पहले ये कवायद प्रारंभ हुई थी, उसी समय से ये माहौल बनने लगा था कि इंदौर जो है वो अब एक नई उड़ान की ओर जाने वाला है। ना सिर्फ निवेश के क्षेत्र में, कई और क्षेत्र है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि मेडिकल का कोई अगर एक्सपर्ट है वो आकर हमारे साथ आकर जुड़ना चाहता है और अगर हमें कुछ और उसके बारे में ज्ञान देना चाहता है तो वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पूरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी पहुंचे हैं। वो डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि हम अपने शहर, अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि जो विश्व में होता हो वो यहाँ फैसिलिटी सबको मिले। हालांकि मेडिकल के क्षेत्र में अब वो हमारे साथ ये परेशानी नहीं है कि विश्व में जो होता हो वो भारत में नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज़ जिसकी बात की जाए कि एक्सपर्टीज़ जो होती है उसके लिए कहीं ना कहीं अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसके बाद होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, बताया जाता है कि निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो आने वाले हैं वे भी किसी न किसी तरह से निवेश करेंगे। उनका निवेश का तरीका हो सकता है अलग हो, आर्थिक रूप से निवेश न करें लेकिन ज्ञान का निवेश करने वाले हैं। वो अगर ज्ञान का निवेश, अपने अनुभव का निवेश करने वाले, तो इस तरह की तमाम वो चीज़ें यहाँ से इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन से इंदौर को मिलने वाली है, जो कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में इंदौर की दिशा और दशा दोनों को बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सावंत जी, आप लगातार बने रहिएगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। अब सेकेंड सेशन की तरफ चलते हैं जो कि युवाओं पर आधारित है और इसके साथ साथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश का सबसे बड़ा आयोजन है, उसके तमाम छोटे बड़े अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए क्योंकि दूसरा सेशन भी शुरू होने वाला है। नमस्कार।